नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। करप्शन, भ्रष्टाचार अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के बीच अलग अलग अधिकारियों ने अपने अपने तरीके से किए। भ्रष्टाचार में शामिल रीजनल पार्टियां भी है। कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उन्हें ईडी गिरफ्तार करने वाली है। लेकिन ये जो सिंडिकेट के तरीके से कांग्रेस में करप्शन चलता है, वो एक अजूबा प्रमाण है, अजूबा तरीका है, जिसमें सिंडिकेट के सबसे ऊपर में बैठे हुए लोग ये सोच कर चलते हैं कि जहां घोटाले हुए हैं वहां से जांच करते हुए ईडी अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी अगर सालों गुजार देंगे, दशक गुजर जाएगा, तभी तक हमारे यहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ईडी ने जो दस्तावेज सौंपे भ्रष्टाचार के, जो बातें कही है, जो एविडेंस दिए हैं, वो एक ऐसा इशारा करता है कि कांग्रेस के अंदर कैसे भ्रष्टाचार उन राज्यों में होती है जहां पर इनकी सरकारें होती है और वहां मुख्यमंत्री आवास से यह सिंडिकेट चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम उसमें शामिल नहीं होता। ये इनडायरेक्ट तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन उसके विश्वस्त व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री का परिवार हो सकता है या फिर मुख्यमंत्री का सबसे करीबी व्यक्ति हो सकता है, जो पूरे सिंडिकेट को चलाता हो, और उसके बाद मुख्यमंत्री तक जब ये बात नहीं पहुंचेगी, जांच नहीं पहुंचेगी, तो मुख्यमंत्री जहां से संचालित होता है, यानी कि दिल्ली में बैठे एक पावर सेंटर 10 जनपद से चल रहे उस सिंडिकेट को कैसे तोड़ पाएगी ईडी की टीम या सीबीआई की टीम। ये एक उदाहरण है कांग्रेस के भ्रष्टाचार का, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे पूरे सिस्टम को करप्ट करने में कांग्रेस की भूमिका है और पूरे सिस्टम को अपने साथ इस करप्शन में डुबो लेता है, जिससे कि करप्शन बाहर ना आए, लेकिन किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा, चोरी, डकैती और करप्शन बाहर तो आना ही है। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती, चाहे जितना भी झूठ का आवरण ओढ़े रहो। यही दिखाई पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में। पूरा सिंडिकेट तैयार किया गया। इसमें जिस शब्द का उपयोग ईडी ने अपने चार्जशीट में किया है, 7000 पेज का चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट है ये, और 7000 पन्नों के इस चार्जशीट में 4 अहम दस्तावेज और फिर उस पूरे नेक्सस के बारे में बताते हुए कहा गया कि इस तरह का सिंडिकेट करप्शन के लिए दूसरे जगह पर देखने को नहीं मिलता। यह अजूबा केस है जहां पर एक आईएएस अधिकारी, पॉलिटिकल लीडर्स, उसके नीचे के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी और फिर साथ ही कारोबार करने वाले लोग, ये सारा का सारा शामिल होता है। और ये ऐसे खेल चलता है जिसमें बाहर के लोगों को ये पता भी नहीं हो सकता कि ये करप्शन का मामला है। इसके खिलाफ शिकायत कैसे की जाए और कहां शिकायत की जाए, क्योंकि जिनके पास शिकायत जाएगी वो तो इस सिंडिकेट का मेंबर निकलेगा, तो फिर मामला बाहर आएगा कैसे। लेकिन फिर भी मामला बाहर आया, क्योंकि ये सत्ता का खेल है, सरकार का खेल है, और सत्ता एक पार्टी के पास नहीं रहती जो ये सोचकर बैठे हैं कि हमने जो घोटाले किए वो घोटाले दबकर रह जाएंगे और हम ही सालों साल तक सत्ता में बने रहेंगे। ये उनकी गलतफहमी थी, और इसलिए छत्तीसगढ़ का ये जो शराब घोटाला है, ये एग्जाम्पल है 10 जनपद से चल रहे उस सिंडिकेट का, गांधी सिंडिकेट का, जिसमें अभी तक 10 जनपद तक जांच तो नहीं पहुंची है, लेकिन संकेत इस बात के पूरे हैं कि ये सिंडिकेट का मास्टरमाइंड चैतन्य बघेल तो नहीं हो सकता, जैसा कि ईडी अब तक जहां तक पहुंच पाई है। क्योंकि इससे पहले जब तक चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उसके बारे में जानकारी नहीं मिली थी, एविडेंस नहीं मिले थे, तब तक तो मास्टरमाइंड कोई और था। लेकिन जैसे ही ये सारे सबूत मिले, 4 दस्तावेज पेश किया गया है, जिसमें पहले दस्तावेज में डिजिटल एविडेंस दिखाए गए हैं कि जहां जहां से कहां से कैसे ये खेल पूरा चला है। दूसरे में गवाहों के बयान हैं,
जितने आरोपी हैं उनको, उनमें से जो कुछ गवाह बने हैं उन लोगों के बयान है कि कैसे ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था और 2161 करोड़ के इस घोटाले में अकेले चैतन्य बघेल 1000 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपए का ये लेन देन किया था अपने हाथों से। यानी कि वो 1000 करोड़ के लेन देन में सीधे इन्वॉल्व था, वही बताता था कहां किसके पास कितना पैसा भेजा जाना चाहिए। ये पप्पू बंसल ने अपने बयान में कहा है, जो इस सिंडिकेट का एक बड़ा मेंबर था। और ये जो अनिल टुटेजा आईएएस अधिकारी, इन लोगों ने भी बताया है कि कैसे ये पूरा खेल चल रहा था, लेकिन ये रायपुर से निकलकर नई दिल्ली तक पहुंचा गया नहीं। अभी तक ईडी ये पता नहीं लगा पाई है, आगे धीरे धीरे ये मामला चलेगा। लेकिन ये तो पता है कि ये सिंडिकेट कैसे चल रहा था। तीसरे एविडेंस के तौर पर कुछ व्हाट्सएप चैट दिखाए गए हैं, बताए गए हैं कि कैसे चैतन्य बघेल और सौम्या चौरसिया, जो उस समय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ये डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करती थी, जिससे सीधे तौर पर व्हाट्सएप चैट कर रहा है कौन? चैतन्य बघेल, जो कि भूपेश बघेल का बेटा है। और ये सौम्या चौरसिया वही है जो इस घोटाले में जिसके घर से 54 करोड़ रुपए कैश में मिले थे, 54 करोड़ रुपए। लेकिन फिर भी पहली बार जब उसे आरोपी बनाया गया, उससे पूछताछ की गई, तो भूपेश बघेल ने उसे सस्पेंड तक नहीं किया, उसे बाहर नहीं किया। लेकिन जब छापेमारी हुई, उसके घर पर कैश मिलने शुरू हो गए, तो उसके बाद भूपेश बघेल की मजबूरी हो गई कि सौम्या चौरसिया को डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट से हटाए, सीएमओ में जो काम कर रही थी। लेकिन अब पता चल रहा है ये लिंक कहां से कहां तक जुड़ रहा था। और इस तरह 4 दस्तावेज सौंपे गए, जिसमें मनी ट्रेल चौथा दस्तावेज है, जिसमें बताया गया है पैसे की लेन देन कैसे कहां कहां तक होती थी। लेकिन अभी तक ये मुख्य सोर्स का पता नहीं लगाया गया कि ये हजारों करोड़ रुपए में से जो सबसे ज्यादा रकम जिसके पास जाता था, क्योंकि ये तो छोटे प्लेयर हैं, नीचे तक आते हैं, और नीचे वाला अगर 18 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ ये मनी ट्रेल दिखा रहा है कि कहां कहां गया है, तो सबसे ऊपर में बैठा हुआ उसकी हिस्सेदारी तो सबसे ज्यादा होगी, और वो हिस्सेदारी तो कहीं ना कहीं दिल्ली से ही संचालित होती है। इसलिए ईडी ने जो दस्तावेज सौंपे और जो सबूत दिए हैं, उसमें सीधे तौर पर संकेत दिखाई पड़ रहा है कि यह पैसे का खेल कहां तक पहुंचा था। क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार भूपेश बघेल की, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए लोग ये कई घोटालों में पाए गए, और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी जो पिछले 18 जुलाई को हुई है, अभी तक वो जेल के अंदर है, उसके खिलाफ ये सारे सबूत मिले हैं कि एक शराब घोटाला हुआ, 2161 करोड़ अभी अनुमान लगाया जा रहा है। इसके रकम और ज्यादा बढ़ सकते हैं, 3200 करोड़ तक। इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट जो छत्तीसगढ़ का है, उसने तो यहां तक कहा कि यह घोटाला 3200 करोड़ से ज्यादा का है, 3500 करोड़ का भी हो सकता है। इसमें सीधे छत्तीसगढ़ सरकार के रेवेन्यू का घाटा हुआ, और ये मल्टी स्टेट जो रैकेट चल रहे थे, उसमें इन लोगों ने शराब की दुकानों को ऐसे बना दिया जैसे इनके बिजनेस का अड्डा है। उसमें अब तक जो पता चला है, उसमें चैतन्य बघेल ये सारा सिंडिकेट देख रहा था। उसके नीचे वो अधिकारी थे जो कि शराब के कारोबार को देखते थे, कुछ आईएएस अधिकारी, कुछ छत्तीसगढ़ टूरिज्म से संबंधित अधिकारी, जिनके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट आता है। एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी, इन लोगों का उसके नीचे के नीचे में रखा गया था, और उसके साथ कुछ कारोबारी जो शराब का कारोबार कर सकते हैं और करते थे, जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और उसके साथ जुड़े हुए वो लोग जो हैंडलर का काम करते थे, ताकि अगर किसी के पास पैसा पकड़ा भी जाए, ये घोटाला सामने भी आए, तो फिर चैतन्य बघेल तक न पहुंच पाए। और अभी तक भूपेश बघेल तो इसलिए बचा है क्योंकि उस तक ये सीधे बात नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि चैतन्य बघेल सीधे तौर पर भूपेश बघेल के साथ बैठे, बात करे, वर्बल दोनों के बीच टॉक हो, सारी जानकारी बता दे, तो फिर भूपेश बघेल अपने बेटे के साथ व्हाट्सएप चैट तो करेगा नहीं।
न ईमेल से बात करेगा, न ही फोन पर कोई रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि बातचीत होगी। घर का मामला है, घर में ही पता चल रहा है। अभी कुछ हवाला रैकेट, पैसे के लेन देन, मनी ट्रेल, ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें पता चलेगा कि कैसे ये चल रहा था, जिसमें चीट पुर्जियां मिलेगी। अभी तक भूपेश बघेल इससे थोड़ा बाहर है, लेकिन ये सारे के सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे और भूपेश बघेल के सीएम आवास से ये चल रहा था। चैतन्य बघेल ने ये पूरे कंट्रोल किया और ये पप्पू बंसल ने बताया कि चैतन्य बघेल के कहने पर उसने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ का अग्रवाल था, उसको, राम गोपाल अग्रवाल को 18 करोड़ रुपए सौंपे और इसीलिए ईडी ने कोषाध्यक्ष से पूछताछ की और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लगा दिया, उसे सीज किया। जबकि कभी भी कहीं भी घोटाले हुए पार्टी का दफ्तर सीज नहीं किया गया क्योंकि यह घोटाले के पैसे से बना था और चैतन्य बघेल के कहने पर यह पैसा दिया गया था कांग्रेस के फंड में और उसी से यह दफ्तर बना था। कैश का लेन देन था, कैश का ट्रांजैक्शन ऐसे ही होता था और इसलिए यह कांग्रेस का करप्शन का जाल चल रहा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या भूपेश बघेल की जानकारी नहीं थी इतने बड़े घोटाले को? अगर उसके घर से ये सारा गोरख धंधा चल रहा है तो उसको पता नहीं था? पता था तभी तो इसने शक्ति प्रदर्शन किया, पता था तभी तो ये 10 जनपद तक बेरोक टोक पहुंचा, पता है तभी तो ये जानकारी मिलने के बाद, इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी आज वो कांग्रेस का पंजाब का प्रभारी बना हुआ है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का चहेता बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स को देखिए, जब तक सरकार रही, ये सरकार बनने के पहले जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत हुई थी तो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल, ये दोनों के बीच वैसा ही टकराव था जैसा सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, जैसा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद सिंधिया और दिग्विजय सिंह या फिर कमलनाथ के बीच, इन सारे लोगों के बीच जैसा टकराव होता है उसी तरह का टकराव की स्थिति थी। राहुल गांधी ने बंद कमरे में फैसला लिया और पहले प्राथमिकता दी गई भूपेश बघेल को, 2.5 साल के बाद इन्हें हटना था। लेकिन जब टीएस सिंहदेव बार बार संपर्क किए, राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए क्योंकि 2.5 साल में तो 2,500 करोड़ का खेल हो चुका था और वो जो सिंडिकेट चल रहा था उसमें 10 जनपद को जो मिल रहा था, कांग्रेस के पैसे मिल रहे थे, इन लोगों के अय्यासी पर जो खर्च हो रहे थे, वो पैसे के सप्लाई के लिए फिर एक नया व्यक्ति पकड़ना पड़ेगा और नया मुख्यमंत्री ये टीएस सिंहदेव। क्या राहुल गांधी की वो बात मानेगा? क्या उसके राज को छुपाकर रखेगा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े लीडरों की ये बड़ी मजबूरी थी। इसीलिए जब भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री के लिए बार बार परेशान होने लगे तो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, आला कमान की तरफ से कहा गया, देखो अब तुम्हें शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। फिर वही खेल हुआ, कांग्रेस के विधायकों को गड्डियां बांटी गई और बस में भरकर दिल्ली लाया गया। टीएस सिंहदेव निराश हो गए क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपया बांटने के लिए नहीं था, विधायकों को, अपने ही विधायक को खरीदने के लिए नहीं था और फिर 5 साल तक ये खेल चलता रहा। लेकिन ईडी ने जो एविडेंस निकाले हैं वो सिंडिकेट की कड़ी वहीं तक है, यानी भूपेश बघेल, अगर चैतन्य बघेल इसका मास्टरमाइंड है तो उसका पिता भूपेश बघेल भी पैसे लेता ही होगा, उसी के परिवार की बात है। वो पैसा कमाएगा भी तो चैतन्य बघेल के लिए ही कमाएगा, लेकिन उससे ऊपर कौन? भूपेश बघेल से ऊपर कौन? उसके ऊपर तो एक ही है, पार्टी के आला कमान। तो क्या ये भूपेश बघेल इतना बड़ा खेल कर रहा था? कई घोटाले हो रहे थे, छत्तीसगढ़ में बार बार आरोप लगा रहा था और लगाया जा रहा था। डॉक्टर रमन सिंह ने बार बार कहा था कि ये बघेल सोनिया गांधी के एटीएम हैं। तो क्या इसमें सच्चाई की जांच सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को नहीं करवानी चाहिए थी? लेकिन नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरी फंडिंग का, ये सिंडिकेट का सरताज तो वही है। इसलिए अब ईडी ने आगे गांधी सिंडिकेट की जांच शुरू की है। इस सिंडिकेट में कई और लोग शामिल होंगे और ये हजारों करोड़ का कारोबार जो इनका गोरख धंधा चल रहा है, अलग अलग सरकारों, अलग अलग राज्यों के सीएम आवास से उस तक अब ईडी की पहुंच होने वाली है। इसलिए गांधी सिंडिकेट में दरार पड़ चुका है, सीएम का बेटा जेल के अंदर है और आगे
सीएम और उसके बाद ऊपर तक के ये जांच की आंच में आएंगे और ईडी इस बार ये गांधी सिंडिकेट के टुकड़े करेगी और उसके बाद एक एक लोगों को अरेस्ट करेगा और ये पूरे सिंडिकेट की सारी जानकारी सामने कुछ समय में आने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।